हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 57 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 58 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे कि कब किया गया था, तो यह 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी के द्वारा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिबेडेन थे। कौन थे? लॉर्ड लिबेडेन। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा 1789 ईस्वी में किया गया था। लेकिन दोस्तों, अगर पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो यह कालिदास की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? तो दोस्तों, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखने वाले विंसेंट आयर स्मिथ थे। कौन थे? विंसेंट आयर स्मिथ, जो कि एक समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जो बुक था, यानी कि जो बुक था पहला सुव्यवस्थित इतिहास भारत के बारे में, उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कब किया गया था? तो यह 1942 ईस्वी में किया गया था इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य समाज में शोषित और कमजोर वर्गों के अधिकार को दिलाना था। जो समाज के शोषित और कमजोर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को उनके हक के बारे में जागरूक करना और उनके अधिकारों को दिलाना इसका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजदाइसन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारसी धर्म से संबंधित है। दोस्तों, रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदानजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है राव बहादुर। कौन सा है? राव बहादुर लोकहितवादी। ये दोनों गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों, यह 1826 से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था। यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य बाल विवाह, बाल श्रम, सती प्रथा और सामाजिक बुराइयों को दूर करना और साथ ही महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र भीमबेटका से मिला है। कहाँ से? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी खोज दोस्तों 1957 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद से मिलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रहट एक प्रकार का फारसी पहिया था जिसका उपयोग सिंचाई के लिए गहरे स्तर से जल पानी उठाने के लिए किया जाता है। यानी गहरे स्तर में जो पानी रहता था, उस पानी को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह सिंचाई से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पा स्थलीय दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति यानी उसका राज्य, संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो कौन किससे सही सुमेलित है वो देखने को कह रहा है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। पहला है रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है। तो इसका सही आंसर 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉल सैंडवी को अंग्रेजी जल रंग वाटर कलर पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसके नाम से किया गया था? तो दोस्तों मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में सबसे पहले ये जानिए कि किया किसने था। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और इसका नाम ए कोड ऑफ जेंटुलॉज को रखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है। दोस्तों महापाषाण ये है क्या? तो दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करके किसी स्तंभ को या फिर स्मारक को या किसी अन्य चीज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये महापाषाण है और यह दक्षिण भारत से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों सिंडन कहकर हड़प्पा सभ्यता को यूनानियों ने पुकारा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनानियों के लोग ने हड़प्पा सभ्यता को सिंडन क्षेत्र का नाम दिया था, जिसकी वजह से इसे सिंधु क्षेत्र कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली को। इल्तुतमिश दोस्तों यह मोरक्को का यात्री था जो 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में 1665 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी कि व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। साथ में गवर्नर जो भारत का गवर्नर था, उसका शासन बम्बई और मद्रास की सरकारों पर सीधा नियंत्रण हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता का निर्माण लॉर्ड मैकाले के समय में किया गया था और यह लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें टोटल 511 धाराएं थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों अमझोर की पहाड़ियाँ जो कि कैमूर की पहाड़ियों का हिस्सा है, यह रोहतास में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रोहतास में स्थित है अमझोर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, महानंदा और बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। तो दोस्तों महानंदा और बागमती के बीच मेची, कोसी और कमला नदी स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सभी नदियां जाकर गंगा में मिल जाती है और गंगा में यह बाईं तरफ से मिलती है, यानी कि गंगा के उत्तर दिशा में ये सारी नदियां बहती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भाग में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को
केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम्र वर्षा, यानी कि मैंगो सॉवर के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी वर्षा कहाँ पे होती है? तो दोस्तों कॉफ़ी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम जिसको कहते हैं, यह कर्नाटक में होता है और काल बैसाखी बंगाल के क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी। चलिए मिलाते हैं। पहला है इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर स्थित है और यह केरल राज्य में स्थित है। गांधी सागर परियोजना, दोस्तों गांधी सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। दुलहस्ती जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर ओडिशा में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है जो कि इटली में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी कोलिमा ज्वालामुखी जो कि मैक्सिको में स्थित है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है और एटना ज्वालामुखी यह यूरोप में सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों चेंचू जनजाति यह नागार्जुनिम श्रीशैली के वन्यजीव की सुरक्षा देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका निवास स्थान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भील सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल अनुसूचित जनजाति का लगभग 38% भील जनजाति है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवरण यानी जो कर से प्राप्त राजस्व होता है उसका वितरण वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में। इसकी स्थापना दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1957 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 4 जनवरी 1947 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अनुवांशिक रोग नहीं है? तो वो हो जाएगा रूबेला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूबेला एक वायरल संक्रमण है जिसमें लाल धब्बे पड़ जाते हैं त्वचा पे, तो ये अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये तीनों अनुवांशिक रोग है और तीनों आरबीसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुष्प की विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये चारों पुष्प के भाग हैं, जबकि मूलांकुर जो है वो उससे पौधे निकलते हैं, तो मूलांकुर नहीं होगा। बाकी बाह्य दल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, इसका सही आंसर 1, 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करने बोल रहा है। तो पहला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या करता है? तो यह कीटनाशी होता है। पेनिसिलियम ये प्रतिजैवी होता है। यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है और मेलाथियान यह फंगसनाशी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
2, 4, 1 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, जैविक जो कि सजीव होता है और दूसरा अजैविक जो कि निर्जीव होता है। इसके मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उत्पाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको जोड़ता कौन है? तो दोस्तों इसको पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पाद को हटाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहे के चूर्ण का। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो दोस्तों आवर्त सारणी में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन है और कार्बन की संयोजकता 4 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयोजकता 4 होने के कारण ही दोस्तों यह सर्वाधिक यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 है। 12 पसलियां लेफ्ट साइड और 12 पसलियां राइट साइड होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यह श्वसन प्रक्रिया को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलो जूल। यह ऊर्जा का मापक यानी ऊर्जा का इकाई है, ना कि ऊष्मा का। बाकी किलो कैलोरी, कैलोरी और वाट यह ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का कर्नाटक में अपिक्को चालुवाली के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस तरह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, उसी तरह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की रक्षा के लिए 1983 ईस्वी में इस चिपको आंदोलन की ही तरह एक आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का नाम अपिक्को चालुवाली था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी यानी लुप्त प्राय प्रजातियों की रिपोर्ट जारी करता है ये रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। लेकिन सूर्य के प्रकाश के साथ भूतापीय एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा इसका स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? इसमें से पॉलीमर कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैम्प्रोलैक्टम, जो कि एक मोनोमर है ना कि पॉलीमर। बाकी नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीसाइट्रीन ये सभी पॉलीमर है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होती है। तो दोस्तों वायु में जो ध्वनि की चाल होती है उससे 15 गुना अधिक स्टील में ध्वनि की चाल होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि सबसे ज़्यादा तीव्र चाल से जो चलता है वो ठोस में चलता है, फिर द्रव्य में और फिर वायु में। दोस्तों ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करता है। इसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। तो अगर पूछे कि किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करता है तो वो होता है निर्वात। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। दोस्तों परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं जिससे इसकी संयोजकता में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। और बचे हुए ऑप्शन को देखते हैं। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। उसके बाद है इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर जो है वो गलत पूछ रहा था कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजना और कार्यक्रमों में मेल कीजिए। एक तरफ योजना दिया है, दूसरी तरफ कार्यक्रम दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रथम योजना। प्रथम योजना में क्या कहा गया था, तो इसमें सामुदायिक विकास की चर्चा की गई थी। द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण किया गया था, जिसके तहत दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भी की गई थी। तीसरे योजना में आधारभूत उद्योग को रखा गया था। चतुर्थ योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जो थे उससे संबंधित था। और पंचम योजना स्वावलंबन एवं स्थिरता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4 और 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी। तो दोस्तों भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 ईस्वी से ही लागू की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1999 ईस्वी में हुई कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे उस वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।